हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं देवी सिंह। तो आज हमें उन दिनों की कहानी पढ़ना है जब देखिए ये आपको किताबों में नहीं मिलता है ऑलमोस्ट। अब आप पूछेंगे कि अगर किताबों किताबों में नहीं मिलता है तो आपने ये कहाँ से पढ़ा। तो बहुत सारी जो जीवनियाँ हैं उस टाइम की, और उसके साथ साथ जो न्यूज़पेपर की कटिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं, जो कुछ वीडियोस जो अभी उपलब्ध हैं। तो हम उन इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये कलेक्ट किए हैं। ये एक्चुअल में भारत के जो विलीनीकरण एकीकरण की कहानी है। और आज हम उस ट्रांजिशन के जोन में हैं, उस संक्रमण के जोन में हैं। कहीं ना कहीं हम अगर सरकार से सवाल पूछते हैं तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली ये कहा जाता है कि इसका जिम्मेदार नेहरू हैं या फिर गांधी हैं। क्या ये डेमोक्रेसी या ये राजनीति का इतना गिर जाना, क्या इतना आप कभी शायद नहीं सोचे होंगे कि राजनीति गिरी है, नो डाउट, ठीक है। लेकिन इतनी गंदी और इतनी जितना कि आज गिर गई है, इतनी राजनीति कभी नहीं गिरी है। और इनका श्रेय आप सभी को जाता है, हम सभी को जाता है। उसकी वजह क्या है हम सभी को जाने की बहुत सिंपल है। क्योंकि अब पहले क्या होता था, सोशल मीडिया नहीं था। देखिए, सोशल मीडिया से जितने हमें प्रॉफिट नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा लॉसेस हैं। कैसे? आजकल आप लोग जो पढ़ाई करते हैं ना, टेक्स्ट बुक के माध्यम से, जो टेक्स्ट बुक है उससे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं आप। तो आपके पास दो यूनिवर्सिटियां हैं, दो तीन यूनिवर्सिटियां हैं। एक फेसबुक यूनिवर्सिटी हो गई, एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हो गई, और भी ऐसे इंस्टाग्राम, मिनिमो, ऐसे बहुत सारी जो साइट्स हैं सोशल मीडिया। तो आप लोग तो पढ़ाई वहाँ से करते हैं। तो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यहाँ आ गया है। एक्चुअल में हमारा जो ग्रेजुएट तैयार हो रहा है, वो ग्रेजुएट की मैं बात कर रहा हूँ, गांधी के प्रति उनके विचार कैसे हैं, ठीक है। ये हम क्यों गोडसेवादी हो रहे हैं? आखिर क्या हमें जो हमारी मूल्य हैं उन मूल्यों से हम अवेयर नहीं हैं, या हम उन मूल्यों को जानना नहीं चाहते हैं, या हमारी हिस्ट्री से हम वाकिफ नहीं होना चाहते हैं, या हमें उस हिस्ट्री को बताया नहीं जाता? क्या हमारा धर्म, देखिए, मैं किसी भी धर्म को, किसी भी जाति से मुझे कोई लेना देना नहीं है। रही बात यहाँ आजकल कुछ राजनीतिक पार्टियाँ, ऑलमोस्ट हर एक का अपना अपना एक सेंसस होता है, उसे जहाँ से जो फायदा होता है वो उसके अनुसार चीज़ों को क्या करते हैं, मैनिपुलेट करती हैं। लेकिन आज जैसे कि कुछ एक पार्टियाँ हैं जो राइटिस्ट अपने आप को कहती हैं, दक्षिणपंथी पार्टियाँ, वो धर्म के नाम पे हमारी जो कोर हिस्ट्री है और हमारा जो नेशनल मूवमेंट है, उस नेशनल मूवमेंट में हम देखिए, ये आज़ादी इतनी आसान नहीं थी, इतनी जो सस्ती नहीं थी जितना आप आज समझते हैं। इनमें लाखों कुर्बानियाँ दी गई हैं, और आखिर उन कुर्बानियाँ जो दी गई हैं, उन कुर्बानियों को चलिए हम उनका जो श्रेय या फिर हम उनको उनका जो क्रेडिट है, हम उन्हीं के क्रेडिट पे आज जी रहे हैं। नाम नहीं ले सकते, लेकिन अपनी हम संस्कृति और सभ्यता को तो संभाल सकते हैं ना। लेकिन आज तो हम गोडसेवादी हो गए, है ना। हम गांधी को पहचानते नहीं हैं। अभी उम्मीद करता हूं कि आप लोगों में से बहुत लोग गाली कमेंट बॉक्स में देंगे, और आपका स्वागत है इस बात के लिए। लेकिन खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहानी उन दिनों की है। देखिए, मुझे अभी बोलता हूं, किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, किसकी सरकार है इससे भी मुझे कोई लेना देना नहीं। मेरी बहुत सिंपल, अभी कल के केस की तो ये मेरा काम नहीं है, वो मीडिया, और आजकल जो मीडिया का काम रह गया है, आपको पता है, जो डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर कहा जाता था मीडिया को, चौथा खंभा कहा जाता था। अब ये खंभा पूरी तरीके से, ये खंभे को कहीं ना कहीं हमें क्या करना, बाइसेक्ट कर देना चाहिए। इसकी सर्जरी की जरूरत हो गई है, इस खंभे की, जो मीडिया नामक खंभा है। क्योंकि एक्चुअल में अगर इसकी सर्जरी नहीं करी गई ना, तो शायद वो दिन दूर नहीं है कि हमारी डेमोक्रेसी और हमारे जो संस्थान हैं, जो इंस्टीट्यूशन हैं, वो इतने बगैरत हो चुके होंगे, वो इतने बेकार हो चुके होंगे कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े मूवमेंट का एक भूमि तैयार हो रही होगी। और आज भी हमारे यहाँ मूवमेंट की ज़रूरत है, इस चीज़ को आप समझिए। अब देखिए, मैं हालांकि अपने मुद्दे से नहीं भटक रहा। परसों का जो कांड हुआ कानपुर वाला, इसमें मैं बहुत नहीं बात करूंगा, लेकिन आपको खुद ही को सबको पता है। आखिर क्या हमारे यहाँ जुडिशरी का कोई काम नहीं है? आप बताइए।
आप सबको लगता है कि जो विकास दुबे के साथ हुआ वो सही हुआ। अरे भाई, अगर रोड में जस्टिस तय होने लगा, रोड में न्याय तय होने लगा, पुलिस न्याय तय करने लगी, जो पुलिस सर्विलांस कर रही है, सर्विलांस स्टेट होते जा रहे हैं, आज हम सर्विलांस स्टेट में जी रहे हैं। आप अगर सवाल पूछते हैं तो आप पे तो ये पूछा जाता है डायरेक्टली कि सॉरी, पूछा क्या जाता है, आपको किसी न किसी माध्यम पे राजद्रोह लगा दिया जाता है, ठीक है ना। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। देखिए, हम स्वच्छ डेमोक्रेसी, जब हम सवाल नहीं पूछेंगे तो देखिए, जब सत्ता का गुरूर लोगों को, किसी को भी, या मैं हूं या आप हो या कोई भी हो, जिस दिन सत्ता मिल जाती है ना, उसे सत्ता, देखिए, एक वो चीज है कि कोई नहीं छोड़ना चाहता, और उसको बनाए रखने के लिए एक ये जो पावर है ये जनता से मिलती है। लेकिन जनता का जो पावर है, जनता में कुछ कुरीतियां हैं, जनता में कुछ ऐसे असभ्य और निर्दयी और दुर्दांत लोग हैं, उनको समाप्त करने के लिए, उनको एक जो इविल है, बुराइयों को समाप्त करने के लिए एक पूरा सिस्टम बनाया गया है। हम उस सिस्टम को क्यों नहीं फॉलो करते हैं? क्या हम इतने अब शायद वगैरह हो चुके हैं कि, या फिर हम इतने असहनशील, इंटॉलरेंस हो चुके हैं, या हमें किसी प्रकार से हमें धैर्य नहीं है? शायद आज हमारी डिमांड है, ये पुलिस को ये पावर किसने दी? हमने दी, ठीक है। कोई क्यों नहीं सवाल पूछ रहा, पता है? और क्यों नहीं मीडिया चिल्ला रही है, पता है? ये आप सारे सब कुछ जानते हैं। देखिए, अगर आज आपको मैं अभी बोल रहा हूँ ना, ये पार्टी और ये राजनीति छोड़ के खुद आप अपने आप पे इनर कॉन्शियस से आप अंतर्गहन करिए कि क्या कहीं ना कहीं मिस्टेक्स हो रही हैं, और ये मिस्टेक्स शायद एक बहुत बड़ी मिस्टेक्स हैं। देखिए, अरब स्प्रिंग, जो अरब स्प्रिंग क्या है, इसी तरह से तो हुई। आपको क्या लगता है, विकास दुबे मरने के बाद कितने विकास दुबे तैयार हो चुके होंगे? आपको पता है कुछ? ठीक है, लेकिन विकास दुबे को सत्ता से, जहां से संरक्षण मिल रहा था, हमें उस बुराई को मिटाना था, लेकिन उस बुराई ने विकास दुबे को मिटा था। मैं विकास दुबे का सपोर्ट नहीं कर रहा। ऐसे दुर्दांत अपराधी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन ये सजा देने का अधिकार पुलिस को नहीं है, ठीक है। ये एक संस्थान बनाए गए हैं, और उन संस्थान, उनका यही काम है। लेकिन क्या, देखिएगा, एक जांच कमेटी बिठाई जाएगी, और जांच वही लोग करेंगे जो प्रॉपर इस चीज में संलिप्त रहे हैं, ठीक है। खैर, छोड़ते हैं, हम अपने मुद्दे पे आते हैं। तो हम कहानी उस दौरान की बता रहे हैं जब हमारा देश क्या हुआ था, आज़ाद हो रहा था। देखिए, हम आज़ादी के दौरान, मैं 3 जून की बात करता हूँ, 3 जून 1947 की बात करता हूँ। ऑल इंडिया रेडियो में बहुत गहमा गहमी थी उस समय। लॉर्ड लुई माउंटबेटन जो वायसराय थे, तो देखिए, उनके साथ बलदेव सिंह जी आए थे, सिखों के एक बड़े नेता थे, और मोहम्मद अली जिन्ना आए थे। उस टाइम लॉर्ड जो लुई माउंटबेटन हैं, उनने इस दिन एक, शायद ये, देखिए, ये पहले सारा सब कुछ डिसाइड हो चुका था, लेकिन इस दिन ऐसा कुछ हुआ जो शायद हमारे उस समय जितने भी आंदोलनकारी थे, जितने भी हमारे नेता थे जो मूवमेंट को लीड कर रहे थे, शायद वो कभी ऐसा नहीं सोच सकते थे। उस दौरान माउंटबेटन भारत में, यानी एक भारत को अलग करने की बात करते हैं। अलग करने का मतलब कि विभाजन की बात करते हैं। नेहरू जी के लिए बहुत इमोशनल लम्हा था, पटेल जी के लिए बहुत इमोशनल लम्हा था, लेकिन हमारे पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं रह गया था। इवन माउंटबेटन के पास भी कोई विकल्प नहीं रह गया था। जो माउंटबेटन थे, ये बहुत दूरदर्शी और एक भविष्य में जीने वाले व्यक्ति थे, ठीक है। इनकी क्रेडिबिलिटी है, मतलब इनका ये एक, कहीं ना कहीं, अगर हम लॉर्ड लुई माउंटबेटन की बात करते हैं, तो एक ये बहुत दूरदर्शी, बहुत विजनरी आदमी थे। और इनके सचिव तो आपको पता है, बीपी मेनन, उनका भी आज बहुत बड़ा, देखिए, जितना भी नो डाउट लास्ट में आपको पता होगा, उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट के वो सचिव हुआ करते थे, लॉर्ड लुई बेटन के सचिव हुआ करते थे, ठीक है ना, सहायक सचिव हुआ करते थे। लेकिन इसके बाद जो उनने स्वतंत्रता के दौरान, जो आज़ादी के दौरान जो उनने अपना रोल अदा किया, शायद एक वो बहुत बड़ा व्यक्तित्व था, बहुत बड़ी पर्सनालिटी थी। मैं भी एक आपको कहानी बताऊंगा कि जो हनुमंत सिंह थे, जोधपुर रियासत के जो राजा हुआ करते थे उस समय, उनने उनके ऊपर पिस्टल भी तान दी थी। 6
हाँ 6 अगस्त यानी 6 अगस्त 1947 की बात कर रहा हूँ। हालांकि उससे पहले हम कुछ चीज़ें बात करेंगे, फिर वहाँ हम कहानी पे वापस चलेंगे। तो उस समय जो ऑल इंडिया रेडियो पे बहुत गहमा गहमी थी, और 3 जून 1947 को कुछ ऐसा होता है कि शायद इसकी किसी ने कुछ परिकल्पना नहीं करी थी। लेकिन विकल्प नहीं था, हमारे पास कोई भी विकल्प नहीं था, और विकल्प यही रह गया था। क्योंकि अगर हम बताएं तो आप देखेंगे 4 जून 1947 में प्रेस ये 3 जून को ऑल इंडिया जो रेडियो में ये सारा सब कुछ बता दिया जाता है। उस दिन लॉर्ड लुई माउंटबेटन इस चीज़ को कहते हैं कि जो भी देश जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा होगा, और जो भी रियासतें हैं उन रियासतों से आप क्या है, जो भी रजवाड़े हैं, जो प्रिंसेस स्टेट हैं, वो भी स्वतंत्र रह सकते हैं अगर चाहें। लेकिन ये 4 जून 1947 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जाती है माउंटबेटन के द्वारा, और ये फुल नाइट उस समय देखिए माउंटबेटन मैंने बताया बहुत मिशनरी, ये पूरी नाइट उस समय एक मॉक ड्रिल प्रेस मॉक ड्रिल कर रहे थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रेस थी, इसमें से करीब दुनिया भर के 300 से ज्यादा पत्रकार क्या थे, इसको कवर करने आए हुए थे। लेकिन इसमें होता क्या है, आप देखेंगे कि उस समय आज़ादी के ये जो 4 जून की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत दिन नहीं रह गया था। हम जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे भी बात करेंगे, लेकिन जो 72 दिन के आसपास रह गए थे, ये लोग घोषणा कर देते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत को क्या होगा, आज़ादी होगी, यानी 2 देशों को आज़ादी मिलेगी। ठीक है, एक भारत और पाकिस्तान। वहीं आप देखेंगे जो 15 अगस्त 1947 को 2 देश बन जाते हैं, भारत और पाकिस्तान बन जाते हैं। लेकिन इससे पहले ये देखिए इतना आसान तो नहीं था। ठीक है, बहुत सारी रियासतें थी, उस रियासतों में 565 या 64 रियासतें थी। उसमें से देखिए जो गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जब आज़ादी के दौरान अगर आप देखेंगे तो विकल्प में क्यों बोला कि नहीं था, इतनी सांप्रदायिकता फैल चुकी थी। अकेले कोलकाता शहर में 5000 से ज़्यादा लोग मार दिए गए थे, इतनी ज़्यादा सांप्रदायिकता अपने चरम की हो गई थी। तो वहीं ये सारी चीज प्रक्रिया, ये लोग इनके पास कोई विकल्प नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं है, नहीं चाहते थे कभी भी। देखिए कांग्रेस ने एग्री किया था, नो डाउट कांग्रेस ने इस चीज को एग्री किया था, लेकिन कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि देश का क्या हो, बंटवारा हो। और ये बताया ना कि बहुत इमोशनल पहलू था, इमोशनल पल था इन सभी के लिए, सभी बड़े नेताओं के लिए, गांधी जी के लिए, नेहरू जी के लिए और पटेल साहब के लिए। वहीं आप देखेंगे उसी टाइम 500 जब ये घोषणा 3 जून को होती है तो 565 रजवाड़े थे, और वो ब्रिटिश इंडिया थी। जो देखिए ये जो भारत था, तो भारत प्रॉपरली 2 भागों में डिवाइड था एक तरीके से। एक तो ब्रिटिश इंडिया और दूसरे जहां प्रिंसेस स्टेट हुआ करते थे। जो ब्रिटिश इंडिया हुआ करती थी, ब्रिटिश इंडिया पे डायरेक्टली यानी प्रत्यक्ष रूप से क्या है, यहाँ ब्रिटिश इंडिया का ब्रिटेन का क्या होता था, शासन होता था। लेकिन जो प्रिंसेस स्टेट थे, जो रजवाड़े थे, यहाँ परोक्ष रूप से क्या है, शासन करते थे। और आप देखेंगे कि उस समय पैरामाउंसी जो रजवाड़ों ने, आप देखें ये पैरामाउंसी क्या थी, जो लैप्स ऑफ पैरामाउंसी के भी बारे में देखेंगे तो रजवाड़ों ने जो ब्रिटेन की गुलामी है वो कबूल कर रखी थी। ठीक है, इसी को पैरामाउंसी कहा गया। और जब लैप्स कर गई पैरामाउंसी, तो आप देखेंगे कि कभी भी पटेल, नेहरू जी के साथ साथ महात्मा गांधी, ये जो लैप्स ऑफ पैरामाउंसी को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। ठीक है, लेकिन वहीं जिन्ना के लिए ये तो एक वैसा था कि जैसे कि आग में घी डालने की तरह था। कैसे कि जिन्ना का ये मोटिव था कि जो भारत इनका इंटीग्रेशन है वो नहीं हो सके, और ज्यादा से ज्यादा पार्ट कहाँ मिल जाए, पाकिस्तान में मिल जाए। और सोचिए कि उस समय अभी हम कहानी जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर की बताएंगे। जब जोधपुर के जो राजा होते हैं, जोधपुर के राजा हनुवंत सिंह, तो हम इनके बारे में बताएंगे। वहीं जो उस समय के जो बीकानेर के राजा और जैसलमेर के राजा होते हैं, तो इनके भी बारे में बताएंगे। तो ये मतलब एक ऐसा फल था उस समय, और ये एक ऐसी दशा, देखिए कब इन जैसे जोधपुर रियासत, उधर भोपाल, हैदराबाद, जूनागढ़, इनने नाक में दम करके रखा था। ठीक है, जो देखिए जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है, यानी जो विलय है, जो राज्यों का विलय था, राज्यों का विलीनीकरण था, तो ये जो पूरी कार्यवाही और इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी सरदार पटेल जी को सौंपी गई थी। वहीं सरदार पटेल जी को ये सौंपी गई थी। और सरदार पटेल जी की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि ये भी इसमें लास्ट में मैं कहानी बताऊंगा इसके बारे में, लेकिन ये दोनों तरीके से डील करते थे।
ये स्टार्टिंग में बहुत नर्म, बहुत नॉर्मली डील करते थे प्रिंसेस स्टेट से। अगर कोई प्रिंसेस स्टेट अकड़ दिखाता था तो फिर उनके लिए कहा जाता है जैसे को तैसा, मतलब जो लोग बोलते हैं ना कि लातों के भूत बातों में नहीं मानते हैं, मतलब जैसे कि हैदराबाद के साथ ऐसे ही करना पड़ा, फिर जूनागढ़ के साथ, और कहीं ना कहीं जोधपुर के भी साथ, क्योंकि हनुमान सिंह के जो पिता थे उमेश उमेश सिंह जी, और उमेश सिंह सरदार पटेल जी के एक मतलब उनके बहुत अच्छे फ्रेंड थे। हालांकि वो ये कि उस मीटिंग में कहते भी हैं, सरदार पटेल जी कहते हैं, जब उन्हें, आपको जब मैं 11 अगस्त की कहानी बताऊंगा, 11 अगस्त की कहानी क्या होती है कि ये उस समय लगातार मीटिंग हो रही थी जैसलमेर के जोधपुर के राजा हनुमान सिंह थे, तो इनकी लगातार मीटिंग जिन्ना से हो रही थी, वहीं भोपाल के राजा से मीटिंग हो रही थी, और फिर बीपी मेनन से मिल रहे थे। उससे पहले हमें लौटना पड़ेगा। देखिए जैसे ही ये माउंट बेटन, मैं इसमें कहानी बताऊंगा, मैं दोबारा से अपने पिछली उसी में आता हूँ कड़ी में। माउंट बेटन जैसे ही ये घोषणा कर देते हैं, और मैंने बताया माउंट बेटन बहुत विजनरी आदमी थे, वो भविष्य में जीने वाले आदमी थे, और माउंट बेटन को पता चला कि अगर हम ये बोल दिए हैं कि जो भी जैसे रहना चाहे, अगर प्रिंसेस स्टेट स्वतंत्र रहना चाहें तो स्वतंत्र रह सकते हैं, अन्यथा मिल सकते हैं, मतलब उन पर कोई प्रेशराइज नहीं करा जाएगा। और उनने ये कहीं ना कहीं ये हमने एक तरीके से देखे, जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जो एथिक्स होती है, वो ब्रिटेन ने अपने एथिक्स को देखते हुए ने सही किया था, क्योंकि जो प्रिंसेस स्टेट थे उनका एक एग्रीमेंट किससे, ब्रिटिश इंडिया से था, ना कि इंडिया से था, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया से था। तो उन्हें ये तो स्वतंत्रता दे दी, लेकिन इस समय बहुत ज़्यादा मारकाट हो रही थी और वहाँ लगातार प्रेशर भी बनाया जा रहा था। तो जो बीपी मेनन कहते हैं इनसे लॉर्ड लुई माउंटबेटन से कि सर ये जो देखिए, जैसे कि कलकत्ता में 5,000 लोग मारे गए, और ये एक बहुत ऐसा फल है कि अगर यही सब काटमार और सांप्रदायिकता चलती रही तो शायद हिस्ट्री में आपको बहुत मतलब खराब छवि वाला वह देखा जाएगा। और इसके प्रति वो बहुत मतलब एक तरीके से इन चीज़ों के प्रति वो बहुत सेंसिटिव थे, ठीक है, बहुत सेंसिटिव थे माउंटबेटन। उनने जब माउंटबेटन से एक दूसरी वो बुलाई जाती है, मतलब एक तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, माउंटबेटन से एक कमिटी बिठाई जाती है, और उस कमिटी तो नहीं कहेंगे, फॉर्मल कमिटी, मतलब मतलब नेहरू जी और पटेल जी मिलते हैं और उनसे बोलते हैं। तो जब बीपी मेनन ने वो प्रेशराइज कर, बीपी मेनन कहते हैं कि ऐसी ऐसी बात है सर, और आप प्रिंसेस स्टेट पे दबाव डालिए कि वो मिल जाएं कहीं ना कहीं। तो उनने, देखिए वो बहुत चालाक व्यक्ति थे, क्योंकि उनकी जो दोस्ती थी वो भोपाल के नवाब से बहुत अच्छी दोस्ती हुआ करती थी, और चालाक व्यक्ति के साथ वो काम भी निकालना चाहते थे और सारी चीज़ों को बहुत डीपली डील भी करना चाहते थे। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की वो प्रॉफिट एडवांटेज बता रहे थे, ना कि मतलब डायरेक्टली वो किसी से नहीं कहे, लेकिन एडवांटेज बता रहे थे कि ऐसा ऐसा होगा। उसी टाइम बीपी मेनन, देखिए बीपी मेनन भी डर गए थे। बीपी मेनन के डर होने का एक कारण क्या था? बीपी मेनन के डर के कारण, सबसे जो अहम कारण ये था कि बीपी मेनन उस समय रिटायर कर रहे थे और सारी चीज़ों से रिटायर कर रहे थे। तो सरदार पटेल जाते हैं और सरदार पटेल बोलते हैं कि अब आपकी ज़रूरत है, अब बहुत ही ज़रूरत है। बीपी मेनन ने अपनी बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। इसके बाद आप देखेंगे जो मैंने बताया वहीं की 565 रियासतों में से जो बलोच शासन जहाँ हुआ करता था, जैसे कि जो कि रजवाड़े थे, तो यहाँ ब्रिटिश इंडिया परोक्ष रूप से शासन किया करती थी। वहीं एक सिरोही रियासत राजस्थान में होती थी, और सिरोही रियासत के बारे में भी अगर बात करें तो देखिए सिरोही रियासत के जो राजा हैं वो इस बात को, हालांकि आगे मैं बताऊंगा उनका स्टेटमेंट क्या है, लेकिन वहीं आज़ादी, वो सिरोही रियासत के जो राजा हैं वो बोलते हैं कि आज़ादी तो मिल गई थी, लेकिन जो देश बिखर रहा था, शायद उसको इंटीग्रेट करने के लिए, उसका विलीनीकरण करने के लिए, मतलब कोई तो ऐसा होना चाहिए। और उनमें से जैसे सरदार पटेल और बीपी मेनन की बहुत अहम बड़ी भूमिका थी। वहीं नेहरू, अगर हम बात करें तो नेहरू और कांग्रेस जो रियासतों की आज़ादी के जो पक्ष में कभी भी नहीं थे, ध्यान रखिएगा, नेहरू जी थे तो रियासतों के आज़ादी के पक्ष में वो कतई नहीं थे, कतई नहीं चाहते थे कि आज़ाद ये जो प्रिंसेस स्टेट हैं वो आज़ाद रहें। लेकिन ये जो लैक ऑफ पैरामाउंसी है, इसके सपोर्ट कौन कर रहे थे? इसका सपोर्ट ये जिन्ना कर रहे थे, और जिन्ना की सपोर्ट के चलते बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। वहीं लॉर्ड लुई माउंटबेटन जो भविष्य में, मैंने बताया कि भविष्य में जीने वाले व्यक्ति थे, और उस समय कोलकाता में 5,000 से ज़्यादा क्या हो गई थी, मतलब
एसेसिनेशन नहीं कहेंगे, मृत्यु हो चुकी थी, लोग मार दिए गए थे सांप्रदायिकता के चलते। वहीं पीपी मेनन जो वायसराय के सलाहकार हुआ करते थे, ये इनकी एक बुक्स द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन इन इंडियन स्टेट्स, उनमें एक घटना का जिक्र करते हैं और वो कहते हैं कि जो डोमिनियन ऑफ इंडिया है इसमें से सभी स्टेट को मिलाने की कोशिश करनी चाहिए, और वायसराय ये कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट करते हैं। लेकिन इसके बाद आप देखेंगे एक जो कैबिनेट है, तो नेहरू जी ने जो भारत सरकार और रजवाड़ों के मध्य जो मध्यस्थता का काम, मध्यस्थ कैबिनेट से ये एक तरीके से उनने मतलब इजाज़त ली और मध्यस्थता का काम किसे सौंपा, लॉर्ड लुई माउंटबेटन जी को सौंपा। वहीं पटेल और मेनन की बात करते हैं, तो पटेल, नेहरू और माउंटबेटन थे, तो इनने एक्सेशन जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी जो रियासतों का विलीनीकरण है, तो बीपी मेनन ही रियासतों के विलीनीकरण के जो कागजात है वही तैयार करवा रहे थे, और इन दोनों के माध्यम से बीपी मेनन और उनके माध्यम से बोले तो सरदार पटेल साहब के माध्यम से ये सारी चीज़ों को क्या किया जा रहा था, इन्हें लगातार मतलब इम्प्लीमेंट किया जा रहा था। सबसे पहले होता क्या है, 11 जून 1947 को एक बड़ा कांड हो जाता है। कांड क्या होता है कि उस समय जो त्रावणकोर आजकल केरला के क्षेत्र में साउथ इंडिया में पड़ता है, तो त्रावणकोर ने क्या किया कि अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिया, अपने आप को उनने क्या कर लिया, आज़ाद घोषित कर लिया। वही आज़ाद आप देखेंगे जैसे वो आज़ाद घोषित कर लेता है तो हैदराबाद में भी सुगबुगाहट होती है, और हैदराबाद ने कहा कि जो 15 अगस्त 1947 के बाद हम अपनी आज़ादी का क्या करेंगे, ऐलान करेंगे। अब जो इसमें से 40 दिन के आसपास लेफ्ट थे, मतलब आज़ादी से पहले जब इन्हें ऐलान किया था करीब 40 दिन ही रह गए थे। ये बात कौन लिखते हैं, जो प्रोफेसर लक्ष्मण सिंह है ना, वो जोधपुर के जो देखिए जोधपुर के बीसी हुआ करते थे, जोधपुर यूनिवर्सिटी के बीसी हुआ करते थे प्रोफेसर लक्ष्मण सिंह राठौर। ये उनकी जीवनी लिखते हैं हनुमंत सिंह की, और उसमें ही बताते हैं। और माउंटबेटन पे उस समय बहुत बड़ा दाव खेला गया। माउंटबेटन पे दाव क्या खेला गया, 25 जुलाई, ये कहते भी हैं जो 25 जुलाई 1947 को ये भारत की आज़ादी का सबसे एक अहम, ध्यान रखिएगा, भारत की आज़ादी का, ये प्रोफेसर लक्ष्मण सिंह कहते हैं कि भारत की आज़ादी का सबसे एक अहम दिन था। कब, 25 जुलाई 1947। इसमें क्या होता है, संसद भवन में जो उस समय लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, तो देसी राजाओं को और जो मतलब उस समय प्रतिनिधि थे उन सभी को बुलाकर और माउंटबेटन से उनको कहीं ना कहीं एक तरीके से डील करवाने की बात करी गई। डील में देखिए, डील का मतलब यहाँ उनने किसी से पर्सनली डील नहीं करी, लेकिन बात ये करी गई कि वो प्रेशराइज कर सकते थे, और वो दोनों तरीके से प्रेशराइज कर सकते थे। अगर कोई प्यार से मान रहा है तो ठीक है, वरना तो बाकी समझ ही रहे हैं आप, ठीक है। इस समय कुछ देखिए, इन्हीं के साथ ऑलमोस्ट सारी रियासतें कहीं ना कहीं मान चुकी थी, लेकिन जोधपुर, जूनागढ़, भोपाल और हैदराबाद ये कुछ कंसेशन चाहते। हैदराबाद तो मिलना ही नहीं चाहता था, जो भोपाल है, जोधपुर और जूनागढ़ ये कंसेशन चाहते थे, ठीक है। वहीं जैसलमेर भी कंसेशन चाहता था, और अभी हम कहानी जैसलमेर में आने ही वाले हैं। तो ये सभी ये कंसेशन चाहते थे, लेकिन जो नेहरू और सरदार पटेल कंसेशन के मूड में नहीं थे। अगर कंसेशन दे दिया जाता तो फिर वही हो जाता ना, इंटीग्रेशन का कोई मतलब नहीं था। वहीं A.K. शर्मा एक बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं, और जो किशन सिंह भाटी, तो ये कहते हैं कि जो जैसलमेर के राजा जो गिरधर सिंह हैं और जोधपुर के जो राजा हनुमंत सिंह हैं, तो हनुमंत सिंह बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, और बीपी मेनन पे ने पिस्तौल तान दी थी। बीपी मेनन पे अभी बताएंगे, जो 6 अगस्त 1947 को जो नवाब भोपाल थे, तो उसी दिन उनसे बात करते हैं। कौन, जोधपुर के राजा हनुमंत सिंह, 6 अगस्त को, ठीक है। और उसी दिन मीटिंग क्या है, जिन्ना से रखते हैं। ये जब बात हो जाती है, आपको एक कहानी बता दूं, जिन्ना से जब ये मीटिंग करते हैं, और देखिए उस समय ये अकेले नहीं गए थे, ये डर भी रहे थे। जो जोधपुर के राजा हनुमंत सिंह थे, ये उस समय जो यहाँ के गिरधर सिंह थे, जैसलमेर के राजा, इनको लेकर के गए थे, और बीकानेर के राजा नहीं गए थे, इनके साथ नहीं गए थे। लेकिन देखो क्या था कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्यों, जो आज का भारत देख रहे हैं, जो मीर हैदराबाद है जो पाकिस्तान में, तो मीर हैदराबाद से जुड़ा हुआ क्षेत्र था, और अगर जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर अगर ये शामिल हो जाते पाकिस्तान में, और उस समय चांसेस ज़्यादा लग रहे थे, क्योंकि लगातार जिन्ना से मीटिंग कर रहे थे, और दूसरा सबसे बड़ा जो ट्रेन था वो
कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर, उससे जुड़ा हुआ था। उस समय पाकिस्तान की आर्मी क्या करती, सपोर्ट भी करती, और यहाँ हैदराबाद अपने मतलब हैदराबाद तीनों तरफ से घेरा हो, जो पुलिस सेक्शन के माध्यम से, अभी उसके बारे में बात करेंगे हम, लेकिन हम अगले उसमें बात करेंगे। लेकिन इसमें होता क्या है कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था। प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो गया था, प्रॉब्लम यही क्रिएट हो गया था कि लगातार मीटिंग में थे जिन्ना साहब के कौन ये जैसलमेर के हनुमान सिंह जी। तो उसी समय क्या होता है कि ये तो मान जाते हैं सारा सब कुछ, ये बोलते हैं जो कराची वाला पोर्ट है साहब, तो कराची वाले पोर्ट में हमें एक्सेस चाहिए, और जो सिंध से होकर ये जो हैदराबाद को जोड़ेगी ये जो ट्रेन है, वो रेलवे लाइन पे इनका कब्जा होना चाहिए। ठीक है, अब कराची वाले पोर्ट से इनका फ्री ट्रेड, जो आर्म्स एलिमिनेशंस हैं उनका फ्री एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड की बात कर रहे थे, ये तो मान गए थे। लेकिन जिन्ना ने उस समय एक फ्री मतलब पूरा ब्लैंक कागज दिया और साइन किया, बोले जो भी इसमें भरना चाहते हैं, जैसे कि आज बॉलीवुड की सी और बी ग्रेड की जो मूवी हैं उसमें आप देखेंगे कि एक पिता कहता है किसे मतलब एक विलन को कि मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो और ये ले जाओ, जो भी भरना है भर लो। सेम कहानी वैसी जिन्ना के साथ हुई, हनुमान सिंह जी के साथ। जिन्ना उनने बोला कि जो भी चाहते हैं आप कर लीजिए, जिन्ना तो मान गए। लेकिन अब जिन्ना ने पूछा गिरधर सिंह जी से कि जैसलमेर के राजा हुआ करते थे, गिरधर सिंह जी से पूछा कि आप क्या चाहते हैं, तो बोले सर हम मिलना तो चाहते हैं, लेकिन एक मन में क्वेश्चन है। बोलिए। तो उन्हें बोला कि अगर मान लीजिए हिंदू और मुस्लिम का दंगा होता है तो आप उस समय न्यूट्रल रहेंगे। हालांकि उनके जो सलाहकार थे जिन्ना के और जिन्ना जी, उन्हें बोला ये कैसा बेहूदगी भरा सवाल है, और ये तो कभी हमारा जो सपनों का पाकिस्तान है इसमें कभी कैसा है, ऐसा कुछ होगा ही नहीं, ऐसा ये सारा सब कुछ बोलते हैं। उस समय ये उठ के चलने लगते हैं। और हनुमान सिंह जी देखिए उस समय 55 से ज़्यादा रजाकार थे। रजाकार के बारे में तो आप जानते हैं, और रजाकार के बारे में नहीं जानते हैं तो उससे भी अच्छा है, क्योंकि अभी आपको हिस्ट्री में भी पढ़ाना होगा। और ये तो एक मतलब इस वीडियो को सभी देख सकते हैं, पढ़ने वाले और गैर मतलब यूपीएससी वाले और नॉन यूपीएससी वाले, ठीक है ना, क्योंकि इससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो समझ है, एक बहुत बेहतर समझ क्या होगी, क्रिएट होगी। ठीक है, इसके बाद हम क्या बात कर रहे थे, हाँ, तो हनुमान सिंह जी जैसे उठ के चलने लगे तो ये एक अजीब सा पल होता है। जो जिन्ना जी है ना, ये बोलते हैं कि हम समझ के बताएंगे। अभी राजमाता जी भी हैं, उसके रजाकार हैं इतने लोगों से, क्योंकि इनकी जो रियासत थी ये थर्ड लार्जेस्ट प्रिंसेस स्टेट था जो जोधपुर। इसका यानी 36 स्क्वायर माइल मतलब किलोमीटर में, स्क्वायर किलोमीटर में इनका क्षेत्र फैला हुआ था। इनने जैसे ऐसा कहा तो उनने कागज छीन लिया। वही कौन किसने कागज छीन लिया, इन्हें जिन्ना साहब ने। एक्चुअल में अगर वो कागज जिन्ना साहब नहीं छीने होते तो शायद कुछ गड़बड़ हो सकती थी। तो उस समय जिन्ना साहब ने कागज छीन लिया। अब लगातार दबाव बनाया जा रहा था। ठीक है, बीपी मेनन से 9 अगस्त को मिलते हैं। पहले तो माउंटबेटन से मिलते हैं, जोधपुर के जो राजा होते हैं, फिर बीपी मेनन से मिलते हैं। बीपी मेनन ने कहा कि आपको सरदार पटेल जी से मिलना चाहिए। अपनी फ्लाइट से आते हैं और 10 तारीख को दोबारा 10 अगस्त को दोबारा मिलने जाते हैं। आप 10 अगस्त से पहले ही जैसे ही पहले मिल लेते हैं उनसे और बोल देते हैं, देखिए एक धमकी भी बड़ा प्यार से देते थे पटेल साहब। पटेल साहब ने कहा, ये मैं किशन सिंह भाटी इस स्टेटमेंट को बोलते हैं, और एक बहुत बड़े हिस्टोरियन रहे हैं ए के शर्मा किशन सिंह भाटी। ये बोलते हैं कि उस समय कि मैंने बताया स्टार्टिंग में बताया था कि जो उमेश सिंह जी थे जोधपुर के नवाब हनुमान सिंह के पिताजी थे, और पटेल साहब से अच्छी खासी बनती थी। तो इन्हें प्यार से समझाया कि देखो आप तो जिन्ना जी से भी मिल रहे हो और आप स्वतंत्र रहने की बात करते हो, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं है, क्योंकि ये मिट्टी और या तो देश एक ही साथ होगा। तो बोले कि अगर आप अनुशासन में, उन्हें प्यार से कैसे डील किया, बोलते हैं, उन्हीं के वर्ड बोल रहा हूँ, कोट करता हूँ, कि अगर आप अनुशासन में नहीं रहते हैं तो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जिम्मेदारी है, तो आपके पिताजी हमें सौंप गए थे और हमें अनुशासन में करना आता है, बाकी आप देख लीजिए। उन्हें ये जैसे बोला तो एकदम डर जाते हैं जोधपुर के जो नवाब होते हैं। बोले नहीं 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 नहीं, ऐसा तो है ही नहीं है। बोलते हैं हम रेडी हैं एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में साइन करने के लिए। लेकिन इतना जल्दी कैसे, अगर कोई व्यक्ति जाके मतलब वहाँ डील कई जगह डील कर रहा है तो इतना जल्दी तो मानने वाले। ये जैसे ही मेनन के कक्ष में जाते हैं और उनके ऊपर पिस्तौल तान देते हैं, उस कागज़ को फाड़ देते हैं, पिस्तौल तान देते हैं। इसके बाद होता क्या है कि सारा सब कुछ धीरे धीरे सारा
ये प्रॉब्लम्स है ये डिसॉल्व हो जाती है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में 11 तारीख को आज़ादी के 4 दिन पहले ये साइन भी कर देते हैं, कुछ बेब्स के साथ, बेब्स मतलब कुछ छूटों के साथ इन्हें कुछ छूट मिले। अभी हम वो बात बताएंगे, लाइसेंस राज और ये सारा सब कुछ। हालांकि जब इंदिरा जी आएंगी तो इंदिरा जी इसमें ख़त्म करेंगी, ठीक है, इन सारी चीज़ों को। तो इन्हें कुछ संरक्षण दिया जाता है, कुछ चीज़ें दी जाती हैं, उसके साथ ये छोड़ देते हैं वो एक। लेकिन एक चीज़ बताएं, देखिए इसके आगे की बात हम कल बात करेंगे, लेकिन वहाँ जो हनुमान सिंह जी और मेनन जी की ये जो बीच में खटास पैदा हो गई थी, ये खटास कहीं ना कहीं आज़ादी के बाद एक खत्म हो जाती है। क्योंकि एक ऐसा लम्हा भी आता है कि बीपी मेनन साहब को जोधपुर से निमंत्रण दिया जाता है चुनाव लड़ने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये बात सामने आती है। तो ऑलमोस्ट जोधपुर भी 4 दिन पहले क्या होता है, शामिल कर लिया जाता है। आगे की जो बात होंगी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ते रहिए और सेम इससे जो आगे होगा हम अगले दिन बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच।